हेलो एवरीवन, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उसी लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए पार्टी सिस्टम इन इंडिया उसको हम आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप्स की होती हैं। किसी भी पार्टी को यदि हम नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की पार्टी में डाल रहे हैं तो ऐसा किस वजह से हम कह रहे हैं, और नेशनल लेवल की पार्टीज कितनी हैं, क्या सिंबल है, क्या आइडियोलॉजी है, कब बनी है, कब स्प्लिट हुई है, ये सारे के सारे आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी टाइप्स को। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है। तो यदि हम ये एक सिचुएशन से समझ पाएंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों होती है, यदि पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा। तो हम एक ऐसे सिचुएशन देख रहे हैं कि जिसमें हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। कोई भी जो है वो किसी मेजर पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो प्रोमिस नहीं कर पाएगा। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी, क्योंकि यदि मैं अकेली हूँ तो अकेले तो बिल पास कर नहीं पाऊंगी, उसके लिए तो मुझे कई सारे लोगों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। तो मैं जो है किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड मेजर डिसीजन ले ही नहीं सकती हूँ। डिसीजन नहीं ले पाऊंगी तो मैं आपको वादा भी नहीं कर सकती कि मैं यदि जीत गई तो मैं ये करूंगी। तो ये है कि यदि ऐसा हुआ कि कोई पार्टी नहीं हुई तो कोई भी कैंडिडेट जो होगा, जो इलेक्शन में खड़ा होगा, वो कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, किसी मेजर उससे रिलेटेड प्रॉमिस नहीं कर पाएगा। तो फिर भी यदि ये इलेक्शन में जीत जाते हैं तो अब ये अपने उसके लिए अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसको ब्लेम करोगे, आप वो तो किसी पार्टी से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। सो elected representative will be accountable to their constituency for what they do in the locality। तो सिर्फ उसके लिए accountable रहेंगे, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। जहां से वो जीत के आए हैं, मान लो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिस एरिया से जीत के आया है सिर्फ वहीं के लिए काम करेगा, पूरे देश के लिए काम नहीं करेगा, तो कंट्री ऐसे नहीं चलाई जा सकती। मैं सिर्फ अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊं, सिर्फ वहां पे काम करूं, तो उससे देश नहीं चलेगा। देश के लिए देश की सेवा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम एक पंचायत का देख सकते हैं कि पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नहीं होती है, नॉन पार्टी सिस्टम के आधार पे ये होता है। पार्टीज जो है वो यहाँ पे सामने आके जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक छोटा सा गांव है और उसमें इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, क्योंकि किसी पार्टी की सीट की तो जरूरत नहीं है। मेरा मन किया तो मैंने भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ऐसा हम गाँव में देख लेते हैं कि गाँव में फैक्शन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। गाँव में 30-30 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो पूरा गाँव जो है कोई उसको वोट दे रहा है, कोई उसको वोट दे रहा है, तो यूनिटी नहीं रहती, यूनिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसा ही होगा नेशनल लेवल पे भी, यदि पार्टीज हमारी नहीं हुई तो ये एक रीजन है। इसलिए हर एक कंट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबको पार्टीज की जरूरत पड़ती है, और सब जो है चाहे एक ही पार्टी बनाए लेकिन पार्टी जरूर बनाती हैं ताकि पूरा देश जो है वो अच्छे से चल पाए। So, rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy। तो यदि हमने अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बनाना है तो पार्टी सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। उनको भी एक एजेंसी चाहिए जिसके सामने वो अपने सारे के सारे विचार रख पाएं और वो उन विचारों को लेके आगे चल के जो है आउटपुट लेके आए। इनपुट लोगों से मिलेगा और उन सब विचारों को इकट्ठा करके काम कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज काम करेंगे। They need some ways to bring various representative together so that a responsible government could be formed। सारी जो है पार्टीज जो है लोगों को साथ लाके कैंडिडेट को खड़ा करके सरकार बनाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाएंगी। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे पार्टी सिस्टम, कितनी पार्टी होती हैं, अलग अलग कंट्री में क्या सिनेरियो है। फर्स्ट, वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है वो हम समझेंगे। सेकंड होता है टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड आपका होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मेनली 3 टाइप का पार्टी सिस्टम होता है।
वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या है, व्हेन देयर इज सिंगल पार्टी विच इज इन एग्जिस्टेंस एंड इफेक्टिव, ओनली वन पार्टी कैप्चर्स द पावर। जब पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, वो ही एग्जिस्टेंस में होती है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती, सारी की सारी पावर जो है उस एक ही पार्टी के पास होती है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे वन पार्टी सिस्टम। ऐसा कोई कंट्री है क्या जिसमें वन पार्टी सिस्टम है, तो हम कहेंगे कि चाइना। चाइना जो कंट्री है, चाइना का पूरा नाम हो जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहाँ पे एक ही पार्टी हमें दिखाई देती है, सिंगल पार्टी सिस्टम वहाँ पे है। और वो कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये आपको सिंबल भी दिखाया गया है, दराती और हथौड़ा, ये चाइना का, ये मार्क्सिज्म का भी सिंबल होता है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सिंबल हो जाएगा। सो हमने क्या देखा, वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो पावर में होती है और वो कोई अपोजिशन पार्टी वहाँ पे नहीं होती। चाइना का एग्जाम्पल हमने किया। सो लेट्स मूव टू टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या हो जाएगा, जब दो पार्टी पावर में इफेक्टिव होते हैं, दे गेट पॉलिटिकल पावर ऑल्टरनेटिवली। कभी पावर जो है पहली पार्टी को मिल जाती है, कभी पावर दूसरी पार्टी को मिल जाती है। इसको हम कहेंगे टू पार्टी सिस्टम या फिर बाई पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, जहां पे टू पार्टी सिस्टम है और वहां की दो पार्टी है, पहली पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी है। तो दोनों को आपका दिखा रखा है। तो इस टाइप का हो जाएगा कि कभी भी आप देखते हो कि यूएसए में एक बार वो पावर में आते हैं, फिर दूसरी पावर में आ जाती है। तो टू पार्टी सिस्टम जहां पे दो पार्टी होती हैं, बदल बदल के जो है वो सरकार बनाती रहती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि जब दो से ज्यादा, बहुत सारी पार्टी जो है वो पावर के लिए कॉम्पीट करती है, इलेक्शन में खड़े होती हैं और कई बार कोई सिंगल पार्टी यदि जीत के नहीं आ पाती है तो गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज्यादा जो है पार्टीज इकट्ठी होकर सरकार को बनाती हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका एग्जाम्पल आपको हो जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। ये इंडिया में है 2004 और 1990 के बाद जितनी भी सरकारें यहाँ पे बनी है वो मल्टी पार्टी सिस्टम के अराउंड बनी है। और इसमें मेनली जो दो ही दल हैं, आपका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कभी वो बना लेता था, और यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। तो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर हमारे इंडिया में खूब रहा है। 2014 से पहले जो सरकारें रही हैं, 2014 में जो है बीजेपी फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ आई है, लेकिन उससे पहले हमने जो है बहुत ज़्यादा दौर देखा है जिसमें मिली जुली सरकारें थी। 2004 से 14 तक मिली जुली सरकारों का दौर रहा है, जिसमें सरकार कभी बीच में टूट जाती थी, कभी 10 दिन में, कभी 12 दिन में, कभी 1 साल में, 1.5 साल में, इस टाइप से सरकारें बदलती रहती थी। तो ये हमने देखा आपका कंप्लीट पार्टी सिस्टम। सेम एज इट इज आप नोट्स बना सकते हो और ऐसे ही आप पेपर में लिखोगे तो मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारी कंट्री में जो है वो कितनी पार्टीज होनी चाहिए, इसका आंसर कौन देगा आपके हिसाब से? यदि आपको पूछ लिया जाए कि वन पार्टी सिस्टम अच्छा है या बाई पार्टी सिस्टम अच्छा है या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, तो आप क्या बताओगे किसी भी कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? ये कह रहे कि आपको खुद को सोचना है कि कितनी होनी चाहिए। कोई एक आदमी जो है या एक कंट्री इसके हिसाब से जो है वो जवाब नहीं दे सकता है। ये हर एक कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करेगा। जैसे यदि हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमने लास्ट वाली जो लेक्चर था, लास्ट वाला चैप्टर जब हमने देखा था फेडरलिज्म, तब भी हमने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि इंडिया के हर स्टेट को यदि कंपेयर करें तो यूरोप की एक कंट्री बन जाएगी। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे यहाँ पार्टीज भी बहुत ज़्यादा है, नेशनल लेवल की पार्टी और स्टेट लेवल पे तो 250 से 300 पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखाई दे जाएंगी। तो कह रहे कि इंडिया हैज इवॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब जिस कंट्री का जैसा सीन है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है, क्या उसका हिस्ट्री रहा है, उस हिसाब से वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हमें दिखाई देंगी। तो हम किसी एक कंट्री को स्टडी करके हम ये नहीं कह सकते कि मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है या वन पार्टी सिस्टम अच्छा है। ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। जो कंट्री जिन सिचुएशन से इवॉल्व होके आई है उस हिसाब से जो है
चेंज होएगा। सो नो सिस्टम आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एट ऑल सिचुएशंस। तो ये चीज ध्यान रखने, कोई एक ऐसा सिस्टम हम नहीं कह सकते हैं जो सबके लिए सही लागू होएगा, ये कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करेगा। ऐसा कोई आइडियल सिस्टम नहीं है। वन पार्टी सिस्टम में भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, टू पार्टी सिस्टम के भी अपने कुछ फायदे नुकसान है, मल्टी पार्टी सिस्टम में भी ऐसा ही है। तो कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको हम अच्छा या बुरा कह सकते हैं, ये डिपेंड करता रहता है कि किस सर्कमस्टांसेस में हम काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री कैसी है। सो इसका एग्जाम्पल आप दोगे। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। हम नेशनल लेवल के पार्टीज को एक बार स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमारे नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। सो उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि पार्टी को क्या करना पड़ता है। कोई भी पार्टी, यानी कि कल को यदि मैं अपनी पार्टीज बना लूँ तो मैं कैसे स्टेट लेवल की पार्टीज में जो है वो शामिल हो जाऊं या फिर नेशनल लेवल की पार्टीज में शामिल हो जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो ये हमारा होता है, लास्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाई दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जानी जाती है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। सो एवरी पार्टी हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है हर एक पार्टी को इक्वली ट्रीट करेगा। कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। तो हो सकता है कि बड़ी पार्टी को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिले, लेकिन आमतौर पे इसका काम होता है अनबाइस्ड तरीके से काम करना। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है। यह पार्टीज को क्या करता है, यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है। These party are given a unique symbol. Only the official candidate of that party can use that election symbol. हर एक पार्टी का, जैसे आप देखोगे कि बीजेपी का कमल है या फिर आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, कांग्रेस का जो है हाथ है, ये सारे के सारे सिंबल जो है किसने प्रोवाइड करे हैं। तो आप कहोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो जो है लोगों को सिंबल प्रोवाइड करेगा। तो ये इलेक्शन कमीशन सिंबल प्रोवाइड करता है और उसको सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज कर सकते हैं। पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। और जो भी प्रिविलेज होते हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी कि जो ज़्यादा फेमस होती हैं। क्राइटेरिया क्या है, कल आप भी पार्टी बना लो, लेकिन आपकी पार्टी को स्टेट लेवल की पार्टी बनने में या फिर नेशनल लेवल की पार्टी बनने में किन किन क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले ये जो है एक स्टेट लेवल की पार्टी थी, सिर्फ दिल्ली में जो है इसका मेन रोल था। लेकिन अभी हमने देखा कि इसी साल 2023 में आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ, हमने देखा कि गुजरात में कुछ सीटें लेके आई है, पंजाब में इसने अपनी सरकार बना ली है, दिल्ली में तो है ही है। तो 2-3 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में होने की वजह से अब जो है ये नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है। तो क्राइटेरिया हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको कितनी सीट जीत के लानी पड़ेंगी, इसके लिए एक नहीं 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। यानी कि जिस राज्य में है, किसी भी एक राज्य में यदि जितनी भी टोटल वोट हैं उनका यदि वो 6% ले आती है, यानी कि विधानसभा के इलेक्शन में यदि 6% वो सीट जीत लाती है और एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, 6% सीट के साथ साथ यदि वो 2 सीटें भी जीत लेती है तो हम उसको कहेंगे कि अब ये जो है स्टेट लेवल की पार्टी बन चुकी है। तो क्या हो जाएगा स्टेट लेवल की पार्टी के लिए, पहला आपको विधानसभा में 6% सीट जो है जीतनी पड़ेंगी। 6% सीट का मतलब ये होता है कि चाहे आप हारो या जीतो, लेकिन वोटिंग जो है वो आपको 6% लोगों ने पसंद किया हो, 6% लोगों ने, राज्य के 6% लोगों ने आपको वोट दिया हो। ठीक है, हार या जीत का नहीं है, 6% वोट, यानी कि 100 में से 6 लोगों ने आपको वोट डाला हो। अब जितनी वोटिंग हुई है उस हिसाब से आप 6% निकालोगे, पहली चीज।
दूसरा, राज्य में जो इलेक्शन हुए तो हो सकता है कि जैसे यदि हम एक राज्य की बात करें कि वहां पे जो है 100 सीटों की विधानसभा है, तो 100 सीटों में से आपको क्या करना पड़ेगा, उस 100 में से 2 सीट आपको जीत के आनी पड़ेंगी। ये 2 सीट जीत के आनी है और 6% जीतो या हारो मायने नहीं करता। जब दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब ऐसी पार्टी को हम कहेंगे स्टेट लेवल पार्टी। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। विधानसभा के चुनाव में 6% सीट लेके आए, साथ के साथ दूसरे कंडीशन पे फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स, और 2 सीट जीत के आए, तो ऐसी पार्टी को हम कहेंगे कि अब जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी हो जाएगी। तो मान लो यदि मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा में 2 सीट तो मैं जीत के आ जाऊं, या पार्टी के जितने भी लोग हैं 2 जगह से हम जीत जाएं, और पूरे हरियाणा में से 6% सीट की यदि वोटिंग हो जाती है हमारे फेवर में, तो पार्टी जो है वो स्टेट लेवल की पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब यदि आप नेशनल लेवल की बड़ी पार्टी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए भी सेम ऐसे ही कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं। सेकेंड, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। पहला, आप जो है लोकसभा के इलेक्शन जैसे अभी होने वाले हैं 2024 में, उसमें आप जो है वो 6% सीट ले आओ। यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन है वहां पे हमने स्टेट में क्या देखा था, विधानसभा के इलेक्शन में, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन में, कि यदि कोई पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 6% सीट ले आए, यदि 6% वहां पे नहीं होती है, मान लो लोकसभा में जो है 5 साल के बाद जो है वो वोटिंग हो रही है, 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हमें जल्दी पार्टी बनानी हो, तो दूसरा तरीका ये कि यदि ऐसा नहीं कर सकते हो, आप लोकसभा में 6% नहीं लाए, तो दूसरा तरीका क्या है, 6% सीट आप ले आओ विधानसभा में, और 4 राज्यों में, अलग अलग 4 राज्यों में आप जो है 6% सीट ले आओ। इसके साथ और में क्या है, या तो लोकसभा में 6% ले आओ, या फिर 4 राज्यों में आप 6% सीटें ले आओ, चारों में 6%, ऐसे 4 राज्य हो जाए जहां पे आपको 6% सीटें मिली हो। और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ एक कंडीशन और है, इन दोनों में से कहीं एक जगह फुलफिल कर लेना, चाहे लोकसभा में चाहे फिर 4 राज्यों में। और कंपल्सरी कंडीशन क्या है, विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा में आप जो है 4 सीट जीत के आओ। तो 4 सीट लोकसभा में आप जीते होने चाहिए, और इसके साथ साथ लोकसभा में 6% वोटिंग आपकी होनी चाहिए, या फिर आप 4 राज्यों में 6% ले आओ और लोकसभा में 4 सीट ले आओ। यदि आप ऐसी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो, 6% इन लोकसभा एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, तो भी आप नेशनल लेवल की पार्टी बन जाओगे, या फिर 6% इन 4 स्टेट एंड 4 सीट्स इन लोकसभा, तो भी आप नेशनल लेवल की पार्टीज में गिने जाओगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया हमने देखे हैं नेशनल लेवल की पार्टीज के लिए। अब हम देखेंगे कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आईएनसी। आईएनसी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसको कहा जाता है, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी, अच्छा इसका सिंबल भी पीछे आपको दिखा रखा है, हाथ वाली, यानी कि शॉर्ट में हम इसको कांग्रेस बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसका पूरा नाम पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी आगे हम देखेंगे 2-3 जो है स्प्लिट और डिवीजन हमें दिखाई देंगे। तो पहली पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हाथ वाला उसका सिंबल हो जाएगा। कब स्टेब्लिश हुई है, पहला पॉइंट 1885 में, 1885 में जब हम गुलाम थे, आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो 1885 में एओ ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। एम क्या है, इट्स सो टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि उस टाइम पे हम गुलाम थे, तो ये अपने देश को, इंडिया को सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती थी, और लीडरशिप में किसके काम कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक बनाने के ऊपर ये काम करती है। रूलिंग पार्टीज ने कब कब इंडिया के ऊपर रूल किया है, जब 1947 के बाद जब पहले इलेक्शन हुए थे हमारे 52 में, तब ये पार्टी जीत के आई थी। इस पार्टी ने लगभग 1977 तक जो है रूल किया है। फिर 2-2.5 साल के लिए बीच में ये पार्टी जो है नहीं थी,
फिर से इंदिरा गांधी की सरकार जो है आ जाती है 1980 से 1989 तक इसने इंडिया के ऊपर रूल किया है। पावर में नहीं थी 1996 से 2004। emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election held in 2004। इसके बाद जो है मिली जुली सरकारें, हमने पीछे भी देखा था 2004 से 14 तक, 4 से 2004 टू 2014 का जो टाइम पीरियड था वो कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम पीरियड था और उसमें बहुत ज़्यादा मिली जुली सरकारें जो है वो जीत के आती है। तो 2004 में ये जो पार्टी है वो कोलिशन में सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली थी, 145 सीटें जीत के लाई थी। ये कौन कौन से आइडिया को सपोर्ट करते हैं? पहला सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि किसी एक धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू या मुस्लिम, हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेंगे, सेकुलर रहेंगे। तो पहला इसका है सेकुलरिज्म। सेकंड, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटीज है, उनके वेलफेयर के लिए बात करेंगे और जितना ज़्यादा हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकते हैं, मार्केट को खोल सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन अपना सकते हैं, उनके लिए भी ये काम करेगी। इसका मेन जो अलायंस है वो कौन सा है? यूपीए। पीछे हमारे दो अलायंस आए थे, यूपीए और एनडीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मतलब कई पार्टीज का ग्रुप हो जाएगा, उसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है, लेकिन ऐसे ही आइडियोलॉजी को मानने वाली और भी कई सारी पार्टीज हो जाएंगी। तो यूपीए का मतलब क्या हो जाएगा? एक अलायंस है, एक गठबंधन है, एक लोगों का ग्रुप है और उसमें कई सारी पार्टीज है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी कांग्रेस। सो यूपीए इसमें है। सेकंड पार्टी आप सिंबल से ही समझ पाओगे, बीजेपी, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका मेन मकसद ये था कि इंडिया के ट्रेडिशन को, इंडिया के कल्चर को सजो के संभाल के रखना है, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये हमारे पुराने कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ये जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान को देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को जो है आप कह सकते हो कि इंडिया में करना चाहती है। इसी वजह से आप देखोगे कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था। चाहती क्या है? इसके कुछ काम है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरी जो भारत के ऊपर एक जैसा कानून लगे, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, जो भी आप है, सिख हो, तो एक जो कानून है, सिविल कोड है, वो एक जैसा होना चाहिए। और ये रोकती है रिलीजियस कन्वर्जन को, जैसे हम लव जिहाद या ऐसे कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें जबरदस्ती लोगों का, या केरला स्टोरी जब भी हमने देखा, जबरदस्ती लोगों का धर्म चेंज किया जाता है, तो ये उसके ऊपर बैन लगाने की बात करती है। पावर में थी ये 1998 से 2004। हमने देखा 1998 से 2004 तक कांग्रेस पावर में नहीं रही, उस टाइम पे बीजेपी जो है वो पावर में थी। इसकी हमने वहां पे एक अलायंस पढ़ा यूपीए, जिसमें कांग्रेस और भी कई पार्टी हैं। सेम ऐसे ही बीजेपी का भी अपना एक अलायंस है जिसको बोलते हैं एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इसमें बीजेपी है, और बीजेपी के अलावा जो सेम आइडियोलॉजी हिंदूवाद को या जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे जो आइडियोलॉजी को मानने वाली बाकी पार्टी हैं, वो भी एनडीए को जो है अपना समर्थन देती हैं। नेक्स्ट जो हमारी पार्टी है वो बीएसपी। बीएसपी का सिंबल आप देखोगे एलिफेंट हो जाएगा। फुल फॉर्म इज बहुजन समाज पार्टी। पहली बात, बहुजन कौन होते हैं? बहुजन का मतलब ये होता है कि जो लोग नीची जाति वाले हैं, बैकवर्ड हैं, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, उनको बहुजन बोला जाता है, या आदिवासी हो गया। इसके फाउंडर थे कांसीराम। कोई कांसी बोलता है, कोई कांची बोलता है। तो कांसीराम जो है इसके फाउंडर हो जाएंगे। 1984 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, 1984 में। इसका मेन मकसद ये था कि हम बहुजन समाज को पावर में लेके आएंगे, और बहुजन समाज कौन सा हो जाएगा? ये होगा दलित, आदिवासी, ओबीसी, या जो फिर माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि दबे कुचले जो लोग हैं उनको ये साथ लेकर चलने की बात करती हैं। इसका मेन बेस स्टार्टिंग में यूपी में था, लेकिन धीरे धीरे करके ये बाकी राज्यों में भी फैल जाती है।
तो मैप में आप देखते हो कि यूपी के अलावा यूके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ तक जहाँ भी दबे कुचले लोग हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी को लोकसभा में वोट करते हैं और इसको नेशनल लेवल की पार्टी बनाए हुए हैं। तो इस टाइप का हो जाएगा। लोकसभा के 2004 के इलेक्शन में इसने 5% सीटें जीती थी और 19 सीट जो है जीत के आए थे। एट प्रेजेंट 80 सीटें हैं इसकी इंस्पिरेशन इसको कहाँ पे मिली है? शाहू महाराज जो दिखाया गया है, महात्मा फुले जिन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अंबेडकर। बहुजन समाजवादी पार्टी, एक या दो लीडर आप ध्यान रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट पार्टी की हम बात करें, ऐसा सिंबल हमने उधर भी देखा था, हथौड़ा और दराती वाला, जब हमने चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करी थी, वहीं से इंस्पायर होके इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका ये सिंबल हो जाएगा, ये पीछे गेहूं की बालियां हैं और साथ में ये दराती है जिससे इनको काटते हैं, तो याद रखोगे आप। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1925 में। इसकी आइडियोलॉजी सेम चाइना वाली आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट लेनिज्म। आप बड़ी क्लासेस में यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म आता है, मार्क्स और लेनिस्ट ये हुए हैं। इनके सेम आइडियोलॉजी के ऊपर जो वर्कर क्लास को जो है सेम स्टेटस दिलाने की बात करते हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी चाइना से इंस्पायर होकर आई हुई है। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी इनके कुछ मेन फीचर्स हैं। एम क्या हो जाएगा? ये वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं, फार्मर्स और पुअर। मेन तौर पे जैसे मैंने बताया मार्क्सिज्म क्या होता है, जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके वेलफेयर की बात करता है, तो इसमें एम भी यही बताया गया है, इट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड द पुअर। यानी कि वर्कर्स का, फार्मर्स का और इनका जो है इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये काम करते हैं। 1964 में ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है दो हिस्सों में। तो जब हम देखते हैं कि 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया चाइना वॉर होता है जिसमें हम हार जाते हैं, तो क्योंकि ये पार्टी चाइना से इंस्पायर होकर बनाई गई थी, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की, उसमें से दो ग्रुप बन गए। एक ऐसे थे जो चाइना के इस अटैक को सही मान रहे थे और दूसरे ऐसे थे जो इसको गलत मान रहे थे। तो 1964 में जो है सीपीआई टूट जाती है और यहाँ से एक नई पार्टी बनती है जिसको हम कहेंगे सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट। इन्फ्लुएंस इसका जो है वो केरला में, वेस्ट बंगाल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, पंजाब, हरियाणा, मैप से आप फिल करोगे। यूपीए यानी कि जो कांग्रेस वाला अलायंस था उसको पहले सपोर्ट करती थी 2004 में, लेकिन 2008 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा, सीपीआई को पहले ये नेशनल लेवल की पार्टी थी, तो आपकी बुक्स में तो शायद पुराना ही है, लेकिन यदि अभी करंट का आपसे पूछ लिया जाए कि क्या 2023 में भी सीपीआई जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी है, तो आप कहोगे नहीं, सीपीआई का जो नेशनल लेवल की पार्टी है ये स्टेटस अपना खो चुकी है और इसको अभी 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टेट लेवल की पार्टी बताया है। तो ये एक नया फैक्ट है जो आप ऐड कर लोगे कि सीपीआई इज नॉट ए नेशनल लेवल पार्टी from 2023, it is a state level party now. सो नेक्स्ट जो इसी से निकल के आई है, दराती, हथौड़ा और ऊपर ये स्टार आपको दिख रहा है, और इसका नाम हो जाएगा सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो सीपीआई से अलग होके बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होके बनी है। 1964 में डिवीजन हुआ था। ये भी सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को चलती है, कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है, और ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर, एग्रीकल्चर वर्कर्स, यानी कि सेम आइडियोलॉजी वही है जो हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को देखा था। ये क्रिटिसाइज करती है, बुराई करती है सरकार की नई इकोनॉमिक पॉलिसी की। नई इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी हो जाएगी, जो हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे कि 1991 के बाद इंडिया की सरकार ने अपने मार्केट को खोला और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में इनवाइट किया।
तो ये उस पॉलिसी को अच्छा नहीं मानती है, जिससे जो है फॉरेन कैपिटल जो है इंडिया में आता है। तो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये नहीं चाहते, ये चाहते कि देश में ही आप प्रोडक्शन करो, देश में ही कंज्यूम हो जाए, बाहर की पार्टीज ना आए। मेनली ये रूल करती रही है वेस्ट बंगाल में 2011 तक, यानी कि बहुत लंबे सालों तक किसने रूल किया है? सीपीआई-एम ने 1977 से 2011 तक लगभग 34 साल 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल में सीपीआई-एम ने रूल किया है। यहाँ के जो सीएम थे इस टाइम पीरियड में ज्योति बसु, ये सीपीआई-एम के चीफ लीडर भी थे और वेस्ट बंगाल के कई सालों तक सीएम रहे हैं। फोटो में आप देख सकते हो। तो ये आपका था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। सेम ये भी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को सपोर्ट करती थी, लेकिन 2008 में इन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इज द एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका सिंबल यदि आपसे पूछा जाएगा तो वॉच, घड़ी जो दिखाया गया है, ये इसका सिंबल हो जाएगा। 1999 में कांग्रेस से अलग हो गए, जहां पे भी कांग्रेस आएगा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकली हुई है। तो 1999 में ये कांग्रेस से अलग होके बनाई गई है। शरद पवार की पार्टी भी इसको बोला जाता है। शरद पवार जो पहले कांग्रेस के ही लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग होके अपनी नई पार्टी बनाई, जिसको शॉर्ट में एनसीपी या फिर हम बोलेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, गांधी जी के प्रिंसिपल्स, फेडरलिज्म या वीकर सेक्शन, वही सेम जैसा कांग्रेस था। ये इंसिस्ट करती है कि जो हाईएस्ट पोजीशन है, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, वो हमारे यहाँ के लोगों को दिए जाएं जो इंडिया में ही पैदा हुए हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए काम करने की बात करती है, गरीबों के लिए काम करने की बात करती है, फार्मर्स के लिए काम करने की बात करती है। इसका इन्फ्लुएंस पंजाब, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मेघालय मैप में आप डिनोट करोगे। तो अभी क्या है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये 2023 एक हमने देखा था सीपीआई, जिसको जो है नेशनल लेवल की पार्टी से वापस ले लिया गया है। सेम ऐसे ही नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये भी 2023 के बाद अब ये जो है नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा ये खो चुकी है। अब ये एक स्टेट लेवल की पार्टी है। तो ये हमने किया है नेशनल लेवल की पार्टीज, और अभी हम करेंगे स्टेट पार्टीज, उसके बाद हम उसका चैलेंजेस करेंगे। तो आई होप नेशनल लेवल की पार्टीज जितनी आपकी बुक में दे रखी थी आप लोगों को समझ आई होंगी। विद सिंबल्स हमने इनको किया है। यहाँ तक यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में एड्रेस करोगे। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए